आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। This is big. The Citizenship Amendment Bill has been passed by the Lok Sabha. आजाद देश में ऊंचा बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, इधर से बोलो, उधर से बोलो, आजाद देश में, आजाद देश में, बीजेपी से, आरएसएस से। Delhi police filed a charge sheet against Sharjeel Imam on Saturday for allegedly giving a seditious speech and abetting riots in Jamia Millia Islamia. ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को इसलिए आया फायर करने के हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। बंद किया, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, ये हमारे हिंदू भाई है, भाई लोग के लिए ये देखो हमारे साथ पुलिस भी है। जय श्री राम, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जय श्री राम। इस बात को पूरा समझना पड़ेगा कि एक जगह दंगा होता है, 3-4 दिन तक पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो छोटा सा एरिया है उसके अंदर जो है पुलिस नहीं आती। सब जगह से फ़ोन कॉल, जब सब जगह से अपनी ताकत लगा के सबको बुलाया जाता है, कहा जाता है, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आता। 40 मुसलमान मरते हैं, 13 उसमें से गैर मुस्लिम को मारे जाते हैं, और जो है 18 जो इबादतगाहें शहीद होती हैं उसके अंदर 18 की 18 में से सारी ही मस्जिदें और सारी ही दरगाहें, और जो मुस्लिम मेजोरिटीज एरियाज़ हैं उसके अंदर जितने मंदिर थे वो सब सेफ हैं। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन था कि ये दंगा नहीं था, इसको दंगे को प्री प्लान तरीके से करवाया गया था कि CNRC और जो ये आंदोलनकारी हैं इन सबको हटा दिया जाए और उनको ख़त्म कर दिया जाए। इस दंगों के बाद से पुलिस वालों ने बच्चों को, लोगों को उठाना शुरू कर दिया। अब 14-14 साल के बच्चों को भी वो उठाकर लेकर गए। तो जब सब जगह डर का माहौल था तो सारे लड़के जितने भी नौजवान थे वो सब यहाँ से चांदबाग जो हमारा इलाका है वो छोड़कर चले गए थे। तो बिल्कुल इलाका जो है वीरान रहा करता था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सूम ऐसा कि जैसे यहाँ कोई रह ही नहीं रहा, बस खाली औरतें और बुढ़े और बच्चे ही बचे थे और कोई था ही नहीं इलाके में। हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से SITs और लोकल पुलिस काम कर रही है। 200 से ऊपर जो है वो हम अरेस्ट कर चुके हैं और भी अरेस्ट जल्दी की जाएगी। काफी लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि जो दिल्ली पुलिस है तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें हमारी अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच की SITs लगी हुई है, लोकल पुलिस लगी हुई है, स्पेशल सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन मूव करेगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन पहले ही हमारे नाम के आगे एक आतंकवादी का टैग दे दिया, जिससे लोगों ने हमें आतंकवादी ही समझना शुरू कर दिया। जो भी हमारे आसपास में लोग रहते हैं, जो भी हम लोगों से रिलेटेड है, या जो भी हमारे बारे में सुनते हैं और गलत सोच रखते हैं, उनकी मेंटालिटी को चेंज कर दीजिए। कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमें जो है कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा और वकालत करे बिना हमें वकील बनना पड़ेगा। UAPA सरकार का एक आसान सा हथियार है जो मासूमों को अपने शिकंजे में ले ले। हमारे वाले केस में तो मतलब बिल्कुल ही पूरा सिस्टम ही लगा पड़ा है पीछे की इन्हें बाहर ही ले आने देना। बस एक होप है हमारी, वो जुडिशरी है। अब जुडिशरी भी जितना टाइम लगा रही है तो उस हिसाब से थोड़ा सा अजीब सा लगता ही है। पहले हम जिस एड्रेस पे रहते थे ना, वो हमने घर चेंज कर दिया था, हम दूसरे घर में आ गए थे, तो वहाँ नोटिस आ रहे थे उसके नाम के।
तो हमें पता चला तो नोटिस आ रहे हैं, तो हमने अथर को बताया, तो अथर ने खुद ही जाके अपने आप को पेश कर दिया था। अरेस्टिंग से पहले ही उनको काफ़ी बार इन्वेस्टिगेशन पे बुलाया गया लोधी कॉलोनी। वो बहुत कामली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने। उन्होंने काफ़ी अच्छे से जाते थे, मतलब जो भी वो पूछते थे पुलिस वाले उन्हें बता के भी आते थे। जब अब्बू को दूसरी बार बुलाया ना, दूसरी बार हमसे तो नहीं पर अम्मी से बोल कर गए थे अब्बू कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है इस बार कि शायद मुझे अरेस्ट कर ले। कई मरतबा तो मैं खुद लेके गया हूँ अथर को। 3-4 लोग आया करते थे, उसके अंदर एक अथर थे, एक शादाब थे, 2 लोग और थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। जब भी वो वापस आते थे मैं उनसे नॉर्मली पूछा करता था कि क्या हुआ, क्या पूछा, कैसा क्या करा। तो वो अथर ने बताया कि मेरे साथ मारपीट की, शादाब ने बताया कि मुझे मारा, मुझे गाली दी और जो उनको धार्मिक गालियाँ भी दी। और जो दोनों बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या किया, तो उन्होंने कहा हमसे तो कुछ बहुत नॉर्मली बात की, हमसे कुछ बात नहीं की। उन्होंने कोई हमसे मारपीट नहीं की और हमसे कुछ भी नहीं किया, और हमें कोने में बिठा दिया करते हैं वो, और जो उनसे नॉर्मली सवाल जवाब हुआ करते हैं वो किया करते हैं। 2-3 बार उसको बुलाया, मालूमात करा, पूछताछ करी और छोड़ दिया। लास्ट में चौथी बार में उसको वहीं पर रोक लिया और उसको जो है उसके ऊपर जो है उल्टे सीधे मुकदमे लगा दिए। It's gone on to say that he had plans to use Bangladeshi and Rohingya immigrants and hence women from Jahangirpuri travelled about 60 kilometers to reach Jafrabad, Seelampur for the protests against NRC. All of this happened in the month of February. It's gone on to also say that they'd used chili powder, crushed glass bottles and stones which led to the riots. So more explosive details. जब 2020 में दंगे हुए तब तक मेरे फादर के बारे में सब लोग अच्छे से बात करते थे, तब तक रिस्पेक्ट भी देते थे। इनफैक्ट काफ़ी लोग आज भी रिस्पेक्ट देते हैं, बट उनमें से काफ़ी लोग ये भी आते हैं कि उन्हें आतंकवादी बोल देते हैं क्योंकि उनके ऊपर UAPA का चार्ज लग गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवादी हो गए। नॉट इन कि मेरे डैड के नाम पे आतंकवादी लगा, पूरे घर पे आतंकवादी का नाम लग गया। उनके अरेस्टिंग से पहले उन्होंने मुझसे ये फ़ोटो क्लिक करवाया था क्योंकि उन्हें कहीं शो करनी थी या कुछ भी, तो इस वजह से उन्होंने मुझसे ये फ़ोटो क्लिक कराया था। इस तरीके से मेरे डैड यूजुअली दिखते थे, वेल ड्रेस्ड एकदम। और 11 मार्च को मेरे डैड की अरेस्टिंग हुई, उसके बाद तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। उस बीच में 3 महीने तक हमें ये नहीं पता था कि मेरे डैड एक्चुअली है कौन से जेल में और उन्हें कौन लेके गया है, कहाँ लेके गए हैं, कुछ आइडिया नहीं था। हम लोग क्योंकि उस टाइम पे पढ़ रहे थे तो हमें इतनी समझ भी नहीं थी कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किससे पूछना चाहिए। मैंने अपने डैड को हमेशा क्लीन शेप वगैरह में ही देखा था। सो उस टाइम पे जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो लंबी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, बाल, टोपी, गंदे कपड़े पहने हुए, ज़मीन पे बैठे हुए। सो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस वर्स था, पहली बार ऐसे देखा था। हमारे आबा अजदादों ने भी हिस्सा लिया था आज़ादी की तहरीक में, लेकिन वो कभी शक्ल नहीं बने। इमरजेंसी तोड़ने में भी हिस्सा लिया था तुर्कमान गेट के, क्योंकि रहने वाले हैं, लेकिन वो कभी शक्ल नहीं बने। ये शक्ल बन गया इसलिए शायद अरेस्ट हुआ। अथर जो है यहाँ पे चांद बाग में जो प्रोटेस्ट साइट थी उसके अंदर जो है वहाँ पे स्टेज का जो काम था वो संभाला करते थे। दूसरा अथर का काम ये था कि जितनी प्रोटेस्ट साइट के ऊपर परमिशंस वगैरह थी पुलिस की, हर रोज़ परमिशंस की ज़रूरत पड़ती थी, तो जितने भजनपुरा थाना हो या गोकलपुरी थाना हो, उन दोनों थाने में जाके परमिशंस वगैरह लेने का काम उनका था। बेशुमार लेडी आती हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल थी, वो बेशुमार आती हैं। मैं उनको सूरत और शक्ल से तो जानता नहीं, क्योंकि बुरखा पहनी हुई होती हैं। वो अथर के बारे में आए दिन आन के मालूम कर जाती हैं नीचे दुकान पे से कि अथर कब आएंगे, कैसे हैं। तो ये उसका है मददगार होने का सबूत है कि लोग उससे पूछते हैं आज भी। अनफॉर्चुनेटली 65 मरतबा हमें सिर्फ डेट दी जाती है
जैसे मान लें कि 2022 की सितंबर की 20 तारीख हमें डेट दी जाती है अक्टूबर की 2 तारीख, और जब हम वहाँ जाते हैं, हमारे वकील वहाँ जाते हैं, तो 2 अक्टूबर को वो हमको मिलती है कि अगले महीने की 3 तारीख या अगले महीने की 4 तारीख या उसके आगे 20 तारीख। इस तरह 2.5 साल के अंदर 65 मरतबा वकील को बिना आर्गूमेंट्स करे 65 मरतबा डेट मिल चुकी है। और जहाँ तक हम जानते हैं, इस केस को समझते हैं या जो वकील हैं उन लोगों से बात होती है तो कहते हैं इस केस के अंदर सिवाय पॉलिटिकल प्रेशर के, सिवाय पॉलिटिक्स से कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों को वो इस केस को ख़त्म करने तक इनको सज़ा नहीं दे सकते, तो वो इनको जेल में रख के सज़ा देना चाहते हैं, जितना टाइम वो इनको जेल में रख सकें। सबसे छोटा बेटा मेरा 8वीं में था उस वक्त, तो ज़हनी तौर पर उस पर बहुत असर हुआ था इस चीज़ का। बहुत सहमा सा रहा वो काफ़ी टाइम तक, 1-2 साल तक। अभी भी जब अतहर पैरोल पर आया था तो वो अतहर से लास्ट टाइम नहीं मिला सामने आकर। उसके जाने के टाइम पर अतहर पूछता रहा छोटे भाई के बारे में, लेकिन वो उससे सामने नहीं आया। इमोशनली वो जब 5 साल बाद उसको देखा, 7 दिन के लिए उसके साथ रहे, तो दोबारा से अलग होना बहुत तकलीफ देता, तो इस वजह से वो अतहर से सामने नहीं आ पाया। करने के लिए तैयार नहीं था वो। अम्मी से पूछो क्या करते हो वो? मैं कुर्ता पजामा है अब्बू का, वो बहुत ढीले कपड़े पहनते थे, मतलब बैगी होते हैं ना, ये मेरे भी बहुत ढीला आता है और वो है इसके जैसे शरीर में। अब ये चौड़े चौड़े वो पहनते थे वैसे वो कुर्ता पजामा। अब्बू वही जैसे बताया आपको कि रिलीजियस आदमी थे थोड़े, तो वो इतर का उन्हें काफ़ी सारा शौक था, तो इतर का कलेक्शन बहुत सारा था। इतर का कलेक्शन इतना था कि 5 साल हो गए अब्बू को गए हुए। इतर अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है और हमने भी इतर लगाए, और जब हम यार दोस्त शादी में जाते हैं तो हमारे यार दोस्त भी वो इतर यूज़ करते हैं। इतने इतर थे कि वो 5 साल में आके अब ख़त्म हुए। एक तो होता है कि केस में लूप होल है, मेरे हिसाब से तो जो हमारे अब्बू का केस है वो लूप होल में ही केस है वो। अब अब्बू की लीगल मतलब केस की बात करी जाए तो अब्बू पे 3 केस है। पहले उन्हें एक एफआईआर में, मर्डर की एफआईआर में अरेस्ट करा गया 11 मार्च को 2020 को। अब उसको अरेस्ट करने के बाद फिर 3 महीने बाद उन्होंने अब्बू को यूएपीए वाली एफआईआर में फॉर्मली अरेस्ट करा यहाँ आपका मंडोली जेल से। फिर उसके 3 महीने बाद उन्होंने एक और एफआईआर 136/20 जो कि आगजली वगैरह की थी उसमें कर लिया। जो मर्डर की एफआईआर थी उसमें भी कोई अब्बू के खिलाफ ना कोई विटनेस था ना कोई कुछ था, तो उसमें तो बहुत जल्दी अब्बू को बेल मिल गई, साल भर के अंदर ही बेल मिल गई। जो 136/60 वाली 20 वाली एफआईआर थी उसमें भी काफी जल्दी बेल मिल गई। अब रहा ये यूएपीए वाला केस। अब यूएपीए वाले केस के अंदर एज अ लॉ स्टूडेंट जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, उतना ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इसमें अक्यूज की तरफ रहता है। ये अक्यूज को प्रूफ करना है कि ही इज नॉट गिल्टी। हाल और केसों में तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे रहता है कि उन्हें ये प्रूफ करना होता है कि ही इज गिल्टी। और अब्बू इन्वॉल्व वैसे हुए। अब्बू जो है हमारे बढ़िया कुक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन खाना बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन खाना बनाते हैं वो। मतलब वो इस तरीके का खाना बनाते हैं कि आप उनके हाथ की जो चीज़ खा लोगे ना, शायद ही उससे अच्छी चीज़ आप खाओ कहीं और। अब अब्बू के यूएपीए वाले केस में एक मतलब ना कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है, ना कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ना कोई कैसा विटनेस है, ना कोई सीसीटीवी है, ना कोई सीडीआर है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में अब्बू है, ना किसी से ऐसी बात है। उमर को जानते नहीं अब्बू, कभी बात नहीं हुई, कभी मिले नहीं। खालिद भाई से कभी किसी मतलब इनका तो नाम भी नहीं सुना, जैसे खालिद भाई है, शिफा और रहमान ने जानते नहीं पहचानते नहीं। इसमें खाली इन्होंने अब्बू को जो अब तक 6 साल तक जेल में रख रखा है वो 161 के सीआरपीसी के बयान है एक विटनेस के, खाली बस उसके ही बयान पर उन्होंने अब तक उन्हें जेल पे रख रखा है। हालांकि 161 के बयान इतने कोई
खास होते नहीं है। 164 के बयान जो है वो काफी मायने रखते हैं, 161 के तले मायने रखते नहीं। ये है 8 साल पुराना फोटो, ये भी 2017 का फोटो है। ये चाचे की लड़की है, छोटी वाली, सबसे बड़ी। ये जब हमारी पहली बार अब्बू से वीसी पे मुलाकात हुई थी तो हमने बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले लिए थे याद के लिए। ये जब अब्बू पैरोल पर आए हुए थे, जब का है, अब्बू की पैरोल खत्म हो रही थी 7 दिन की, तो उस दिन ये वापस जा रहे थे। ये छोटा वाला भाई है, ये वापस जाने की तैयारी हो रही थी बस। ये यहाँ पे नाम लिखे हुए थे दादा के, अब्बू का और चाचा का। तो वो यहाँ पे तो कोई था नहीं, तो पुलिस वाले यहाँ से चाचू का नाम लिख कर ले गए थे। तो दादा ने घबरा कर, दादा थोड़े ज्यादा घबरा गए बेचारे, तो उन्होंने पता नहीं क्या पोत दिया। ये आज तक छूटा ही नहीं, थिलर विलर सब इस्तेमाल कर लिए, छूटा ही नहीं। देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ आगे तक, यहाँ पे पूरे तंबू लगे हुए थे। जो CNR के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों का तंबू यहाँ लगा हुआ। जो रोड के उस तरफ सर्विस लेन है, उस तरफ रोड अपना पर्टिकुलर बिल्कुल अपना स्मूथली चल रहा था, लोग उधर बैठे हुए। जब जिस दिन दंगा हुआ है उस दिन यहाँ पे कुछ लोगों ने गोली चली थी, और वहाँ से जो होराइजन के बराबर में वो देखिए मोहन नर्सिंग होम लिखा हुआ, वो रहा मोहन नर्सिंग होम। वहाँ से कुछ लोगों ने राइफल से गोली चलाई थी। उस वक्त ये फ्लाईओवर यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने गोली लगी थी यहाँ पे। तो जिन लोगों ने गोली लगी थी उन लोगों को ही एक्यूज बना के उसमें जेल में डाल दिया गया था। जब रवीश कुमार ने वो वीडियो अपने चैनल पे दिखाई, उन लोगों के जब वो वीडियो सामने आई है, उसके बाद कोर्ट में वो एविडेंस बना, उसके बाद कुछ लोगों को रिलीज हुआ। सबको पता था कि आज UAPA वाले बंदों की पेशी हो रही है, क्योंकि बड़ा हाईलाइटेड मामला था दिल्ली दंगों का। दिल्ली में मतलब 53 लोग मर गए, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड, इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही थी इसकी। तो पता तो था ही सबको कि वो पेश हो रहे हैं। तो जिस फ्लोर पर अब्बू पेश हुए, 4th फ्लोर पर, तो 4th फ्लोर उन्होंने पूरा सीज कर रखा था, हर जगह रस्सियां बांध रखी थी। और जहाँ से स्पेशल एंट्री से जज आते हैं वहां से वो अक्यूजों को लेकर आए थे, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए भी और लोगों को दूर रखने के लिए भी। सारी 4th फ्लोर की सारी कोर्ट्स बंद थी, खाली एक ही कोर्ट चालू थी। पूरा उन्होंने रस्सियों वस्सियों से उसको पूरा पैक कर रखा था। तो जब हम गए तो पुलिस वाले भी थोड़ा इंडिकेशन पता चली जाता है, तो हमसे पूछने लग गया वो कि किससे मिलने आए हो, कि मतलब क्यों आए हो यहाँ पे। हमने कहा जी वो अपने पापा से मिलना है। कि कौन है तेरा पापा? कि वो है। तो छोटे वाले भाई को उसने हाथ पकड़ के भगा दिया कि अभी मिलवाऊं तुझे तेरे बाप से, और एक आध गाली वाली भी दे दी। तो मतलब बहुत ही अजीब लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है। मतलब जेल के अंदर जो है, जो पुलिस है, उनका रवैया ठीक नहीं है। चाहे ये वाली जेल हो चाहे वो वाली जेल हो, उसमें उर्दू नाम का भी फ़र्क है, और क्या कहते हैं UAP है उसका भी फ़र्क है। अब उसके साथ 2-3 मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि वो जब जेल से कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से वापस आते हैं, तो इनकी तलाशी ली जाती है। लेकिन तलाशी के नाम पर इनरवेयर पूरे उतरवा के उसकी तलाशी लेना उसके साथ हुआ, और उसके साथ बदतमीजी भी हुई। तो उसकी हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। जब मेरे डैड को लेके आए तो एटलीस्ट एक पापा को सिर्फ लाने के लिए 22 से 23 पुलिस वाले सिर्फ अकेले मेरे डैड को पकड़े हुए थे। वो चीज़ देख के काफ़ी लोगों ने बातें बनाई कि ऐसा कौन सा केस आ गया है, या इस तरीके की चीज़ें, ऐसा क्या हो गया है कि एक इंसान को पकड़ने के लिए 23 पुलिस वाले आए हुए हैं साथ में। वो चीज़ बहुत ख़तरनाक थी। मेरे डैड अपने भाई के गम में थे, हम लोग चाचू के गम में थे, बट दूसरी तरफ हमारे यहाँ लिए लोग बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। लोग ऐसे देखने आ रहे थे जैसे मेला लगा हुआ है। अथर जो है हर अपने मामले में हर बात में जाके, जो उनका ऑफिस होता है वहाँ पे जाके अपनी बहस करनी, अपनी बात कहनी, अपने जो उसके राइट्स हैं उसकी बात करनी, तो वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के निशाने पे रहता है। तो जब हंगर स्ट्राइक हुई तो वहाँ पे उन लोगों ने उस हंगर स्ट्राइक के अंदर अथर का भी नाम ले दिया कि भाई आपने इसको लीड किया था, और उस हंगर स्ट्राइक को लेके उन्होंने उसके ऊपर पनिशमेंट बना दी, और पनिशमेंट के नाम के ऊपर उसको जो है
उसकी वीडियो कॉल बंद कर दी। वीडियो कॉल बंद करने के बाद उसको वीडियो कॉल को चालू कराने के लिए हमें 2 साल एप्लीकेशन चली उसकी, और 2 साल बाद उसको जज ने अलाउ किया। 2 साल तक हम वीडियो कॉल उससे नहीं कर सके। उसके अंदर टैलेंट कूट कूट का भरा हुआ है। वो जो चाहे 99% वो कर लेती है। क्या शायरी करवा लो, क्या पेंटिंग बनवा लो, या घर में सफेदी करवा लो, या फिर कहानी लिखवा लो। उन्होंने एक नाटक लिखा था जेल में, 2 नाटक लिखे, दोनों में बेस्ट अवार्ड मिला। मैं तो उसके सामने बैठ के जो है सबको बोल रहा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। मैं उसकी सूरत देखता रहता हूँ, जो शेर जहन में आया वो उसके सुना दिया। खिदमत करते रहो, सुकून मिलता रहे, करोगे बदकारी तो सुकून छिनता रहे। मार्च की 9 तारीख को गई थी, मार्च की 9 तारीख को गिरफ्तार हुए थे। रात को 1 बजे, सब रात का दिन था, रात को सब रात को। तो जब बेटा ना इन्हें पता चला था तो ये बेटा कहने लगा कि वो और कोई गुल है, हमारी बहन नहीं है। फिर 22 दिन के बाद पता लगा हमें कि यूपी से कैसे से गुल तो वो हो गई है गिरफ्तार। हम उसे हिम्मत नहीं देते, वो हमें हिम्मत देती है। कोर्ट में मिलती जब हफ्ती भी आती, बिल्कुल कभी उसके चेहरे पे मुरझापन नहीं। वो उसका ज़्यादा टाइम जो है वहाँ स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ा रहे। गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट हुकूमत उसे 3000 रुपये देती है, और उसे जो मिलता है वो मिल के वहीं पे ख़त्म कर देते। उसे पैसे हम पहुँचाते हैं अपने पास उसके खर्चे के लिए। बेडशीट उन्हें पसंद थी, हाथ की बनी हुई, हाथ की बनाऊंगी अम्मी, अपने हाथ की बनाऊंगी। तो ये आधी बनी, आधी बीच में रह गई उनके जाने की वजह से। अब ये बीच में रह गई। मैं कही थी कि बेटा वहाँ को भेज दूँ, जज से पूछ के कहने लगी कि अम्मी वो जाने नहीं देंगे, सुई धागा। ना भैया ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, आके कर लेना, अल्लाह ताला भेज देगा तो अल्लाह भेजेगा तो भाई। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो रुसवा नहीं होते। मेरे आसपास की दीवारें, ये 4 दीवारें कब से खड़ी हैं खामोश, अपने सिरों पर उठाए आंधी तूफान तपते सूरज का बोझ। आखिर ये बोलती क्यों नहीं? नहीं, शायद ये बोलती भी हैं। जब कभी रेत और पपड़ी गिरती है ये जरूर कुछ बोलती हैं, लेकिन मालिक हर बार मरम्मत करके कर देता है मुंह बंद इनका। आखिर एक दिन बोझल दीवार ढह जाती है और लगाई जाती है उसी जगह पर दूसरी खामोश दीवार। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जो लोग एक काला कानून बनाया था उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन लोगों के खिलाफ, और संविधान के दायरे में उठा रहे थे आवाज, जो संविधान हमें इजाजत देता है इक्वलिटी की, अपने हकों की आवाज उठाने की, उस तरीके से वो आवाज उठा रहे थे। और जो गैर कानूनी, गैर संविधान से अलग हट करके काम किए जिन्होंने, वो लोग बाहर घूम रहे हैं और आज नेता बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं। आज तो जो जितना उल्टा बोल सकता है उतने बड़ा नेता है।
सादाब जो है दिल्ली के अंदर एक वाइफर की कंपनी थी, तो उसमें वो काम करता था। कंप्यूटर पे माल आना, माल भेजना, पेमेंट आना, पेमेंट देना, सारा हिसाब किताब उसी को देखता था वो। उसी के बीच में जो है ये प्रोटेस्ट वाला मामला चला। वो प्रोटेस्ट में जाता था। जो काला कानून बनाया था उसके खिलाफ जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने अपनी बात रखी, उन लोगों को ज़बरदस्ती उठा करके और UAPA में लगा दिया और मुकदमात में फंसा दिया और उनको जो है 5 साल से जेल के अंदर ना कोई सुनवाई है। अब आकर के थोड़ी सी सुनवाई शुरू हुई है। भाई खिलाने वाला तो अल्लाह है, मगर एक जरिया होता है। माँ बाप बच्चों को इसलिए वो करता है परवरिश के बच्चे मेरी खिदमत करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे। और जब बच्चा जब हमारे पास नहीं तो वो हमारी क्या देखभाल करेगा, वो अपने आप में परेशान। तो जो हमारा सपना था वो तो कमज़ोर है ही। आदाब के लिए भी बढ़िया थे वो दिन और मेरे लिए भी बढ़िया थे वो दिन। जब मेरा बेटा मेरी गोदी में आया तो बढ़िया ही बढ़िया था। फिर तो जब वहाँ से निकला था उसने मुझे पूरे को चूमा मेरे बेटे ने और कौली भर ली। दिल को बड़ा सुकून सा मिला। और जब मेरा बेटा मेरे पास रहा तो बढ़िया रहा। जितना मुझसे हो सका उसके लिए उतना मैंने उसकी खिदमत की और बेटा मेरा खुश था। बस वो अपना ऑफिस में टाइम कट जाता है और नमाज भी पढ़ाता है वहीं। कुरान बच्चों को भी जो वहाँ पर कैदी हैं उनके साथ उसका बहुत अच्छा व्यवहार है। और उसको जेल से जो है 3 बार अच्छी गुडविल, अच्छे आचरण का वो मिला है प्रमाण जेल से उसे। ये VC हुई थी जेल से उनकी, तो इस तरीके से पेपर्स हमें दिखाते थे। मेरे डैड ने एक किताब लिखी है अपने ऊपर, दिल्ली दंगे 2020 द लाइफ चेंजिंग रायट्स। उस किताब में उन्होंने अपनी जो सफरिंग्स हैं वो चीज़ लिखी है, जहाँ से वो आते हैं वो सब चीज़ें लिखी हैं। उस किताब के ज़रिए भी हमें पता चला कि डैड की सफरिंग्स क्या रही हैं और काफ़ी एप्लीकेशंस जो उन्होंने लिखी हैं उस किताब में भी उन्होंने उस चीज़ का मेंशन किया है कि मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी हैं। देवांगना और नताशा को बेल दी गई है। उसके अंदर जो जस्टिस बोम्बानी साहब थे, जो दूसरे जज थे, उनके ऑर्डर के अंदर बहुत क्लियर और बहुत साफ लिखा हुआ है कि चक्का जाम करना UAPA नहीं है, आतंकवाद नहीं है। सड़क को जाम करना आतंकवाद नहीं है। कहीं पर बैठ के अपनी बात को कहना आतंकवाद नहीं है। हमारे जो आईओ साहब थे वो आए और जज साहब ने कहा कि लगे आईओ साहब अपने वकील साहब से कह दीजिएगा कि हाई कोर्ट की मेरिट के ऊपर जो भी आएगा मैं उसको बेल दूंगा और अगर आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत हो तो पेश करना, उसके अलावा मैं कुछ सुनूंगा नहीं और 12 बजे सुनूंगा। और 12 बजे जब मैटर लगा, जब ना क्या कहते हैं स्टेट के PP आ गए तो जज साहब ने शुरू किया और उन्होंने उस दिन 3 लोगों को बेल दी और सिर्फ उन्होंने 2 लफ्ज़ पूछे कि PP साहब ये हाई कोर्ट की मेरिट पर है, आपके पास इसके खिलाफ कोई सबूत है? उन्होंने कहा नहीं। उसके अंदर अथर भी एक था और अथर को उस दिन वहाँ से बेल मिल गई। उन 2 लोगों को बेल नहीं मिली जिसके खिलाफ PP ने कहा कि मेरे पास सबूत है, लेकिन उन 2 लोगों को भी अगली तारीख में बेल मिल गई। तो ये बहुत अजीब सा इत्तेफाक है। और जज साहब भी बैठ के कहना, उसके बाद जज साहब के बाद उनको उसके दूसरे दिन जब वो ये कहते हैं और ऐसे फैसले देते हैं तो उनके बाद जो है उन जज को हटा दिया जाता है। तो ये भी एक राजनीति का बहुत बढ़िया खेल है कि आपको इनाम मिलेगा तो आप काम करोगे और आप इनाम नहीं लेना चाहते और आप फेयर काम करना चाहते हो, संविधान पे बात करना चाहते हो तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उन लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब एक्विटल होता है तो जज का ये दायित्व है ये देखना कि भाई एक्विटल क्यों हुआ है। विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए, उनके पहले जो 161 के बयान जो पुलिस ने रिकॉर्ड करे वो बेईमानी से करे थे, झूठे बयान रिकॉर्ड करे गए थे या नहीं, या एकदम फ्रेम किया गया, मतलब झूठे तथ्य लाकर झूठे बयान रिकॉर्ड कराकर फ्रेम किया गया लोगों को और बेकार के लिए। जैसे मदन लोकुर साहब ने बोला इस फिल्म में कि जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया जाता है जबकि आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुआ, आप अरेस्ट कर लेते हैं FIR रजिस्टर करते ही। तो इन सब केसेस में जजों का दायित्व है कि वो पुलिस ऑफिसर्स को जवाबदेह ठहराएं
और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। जब तक ये नहीं होएगा तब तक ये सब सिस्टम चलता रहेगा। देखिए, कई साल पहले प्रकाश सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स के कई इंपॉर्टेंट आदेश दिए थे, जिसमें एक ये भी था कि पुलिस कमिश्नर या जो डीजीपी है उसका अपॉइंटमेंट एक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट तरीके से किया जाए। यूपीएससी 3 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करेगी, उसमें से सरकार सेलेक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये राकेश अस्थाना को बना दिया गया था। उनका गुजरात से दिल्ली कैडर ट्रांसफर किया गया, 4 दिन उनके रिटायरमेंट के थे। उसके बाद उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया, उसके बाद उनको पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तीनों चीजें सारे रूल्स के खिलाफ करी गई और यूपीएससी के थ्रू तो उसको ले जाया ही नहीं गया। जब वो यहाँ थी तो हफ्ते के दिन तो ईटीवी पे मुशायरा आया करता था, वो और हम दोनों देखा करते थे। जिस दिन से वो गई है हमने उस दिन से छोड़ दिया। अब जब ही देखेंगे जब वो आए। नसीब में होगा देखेंगे, नसीब में नहीं हो तो नहीं देखेंगे, पहले चले जाएंगे, क्या पता। जिस तरीके की बातें बोलते थे या जिस तरीके के अब्यूजिव वर्ड्स और जिस तरीके से आतंकवादी बोलना है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरे डैड ने एक तो लिखना शुरू करा, दूसरी चीज़ अपने, क्योंकि हमारे रिलीजन में स्पिरिचुअली जाने के लिए सो वो नमाज में लग गए और पढ़ाई में लग गए, इन सब चीज़ों में लग गए। अच्छी बुरी तकदीर दोनों अल्लाह की तरफ से। अगर खुशहाली आती है तो अल्लाह ताला शुक्र दे, और अगर गम आता है तो अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि जो करने वाला है अल्लाह है। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। मौत वक्त से पहले नहीं आएगी, और ये परेशानी तो आती हैं, इन्हें झेलना इंसान का काम है, और सब्र और शुक्र और हिम्मत के साथ झेलने का, वरना आदमी जो टेंशनों में खत्म हो जाएगा है, फिर आगे क्या करेगा काम को। यो जी जहाँ से हम आए हैं, जिला बिजनौर कस्बा भाष्टे से, उस जगह पे आए में हमें 350 साल हो गए। शजरा हमारे पास सब शजरा सुना दे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो खोई हुई इज्जत है मेरे डैड की, वो आप वापस कर दीजिए। जो 5 साल आपने उन लोगों के बर्बाद करे, उन लोगों के वो 5 साल वापस कर दीजिए। और जो नाम उनका ख़राब आप लोगों ने किया है UAPA लगा के या मर्डर का चार्ज लगा करके, आप उसको नॉर्मलाइज कर दीजिए। हमारे साथी और दोस्त, मेरा भांजे सभी बाहर आ जाएंगे, और जब सत्ता का दबाव नहीं होगा तो FIR 59 जो है उसके ऊपर एक हम फिल्म बनाएंगे, और फिल्म बना के लोगों को बताएंगे कहानियाँ पुलिस या सत्ता के दबाव में किस तरह लिखी जाती हैं और वो हास्यास्पद किस तरह होती है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुता उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले